हाय एवरीवन, आज हम शुरू करने जा रहे हैं बायोलॉजी के क्लास 11 का पहला चैप्टर जो कि है लिविंग वर्ल्ड। इस चैप्टर को कंप्लीट करने में हमें लगभग 3 लेक्चर लग जाएंगे और जो भी इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर होगा उसमें हम इस चैप्टर के रिलेटेड सारे एमसीक्यूज और जो भी पॉसिबल एमसीक्यूज नीट में आ सकते हैं हम उसे सॉल्व करेंगे। और इस चैप्टर का पहले वेटेज देख लेते हैं। इस चैप्टर से 2022 में एक क्वेश्चन आया था, 2021 में 2 क्वेश्चन आया था, 2019 में भी एक क्वेश्चन आया था। तो आप देख सकते हैं कॉन्जिक्यूटिव ईयर में चैप्टर से क्वेश्चन आ रहे हैं और इस चैप्टर से ना लगभग इजी क्वेश्चन ही आता है। मतलब मेटाबॉलिज्म से एक क्वेश्चन पूछ लेगा और लिविंग नॉन लिविंग के कॉन्सेप्ट से एक क्वेश्चन पूछ लेगा, या फिर कॉन्शियसनेस से एक क्वेश्चन पूछ लेगा, या फिर टैक्सोनॉमी तो है ही, वो तो पूरा एक बहुत बड़ा सेक्शन है। तो फिर मतलब कुछ सिलेक्टेड एरियाज है जहाँ से नीट हर बार क्वेश्चन पूछ रहा है इस चैप्टर से। तो सभी लोग इधर उधर देखना बंद कर दीजिए, एक कॉपी, एक पेन और एनसीईआरटी बुक लेकर बैठ जाए। मैं हूं शाहिन मजूमदार और आप देख रहे हैं स्टडी डाइवर्सिटी। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेस टॉपिक। इस चैप्टर के पहले पार्ट में एनसीईआरटी हमें बताता है अबाउट लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स। तो फिर एनसीईआरटी बोलता है कि अराउंड अस हम लोग देख सकते हैं both living and non-living things। और एनसीईआरटी बोलता है कि हम लोग अपने अराउंड में क्या देख पाते हैं। हम लोग अपने अराउंड में देख सकते हैं फॉरेस्ट, हम लोग अपने अराउंड में देख सकते हैं गैलोपिंग हॉर्सेस, हम लोग अपने अराउंड में देख सकते हैं रिवर्स, वैलीज, और इन सभी चीज़ों में हमें डिटरमाइन करना है कि लिविंग कौन सा है और नॉन लिविंग कौन सा है। एंड वी हैव टू डिटरमाइन व्हाट इज लिविंग and what is non-living। फिर हमें कोई भी चीज़ डिटरमाइन करने के लिए 2 टाइप के क्राइटेरिया होता है। यहाँ पर लिविंग चीज़ को हम बोल सकते हैं कि we can define living या फिर हम लोग लिविंग का डेफिनेशन 2 तरीके से दे सकते हैं। एक तो होता है कि living by observing its features, और एक हो सकता है इन अ फिलोसॉफिकल मैनर।
वे। तो फिर लिविंग बाय ऑब्जर्विंग इट्स फीचर्स में हम क्या बोल सकते हैं कि लिविंग को हम डिटरमाइन कर रहे हैं कि कौन चीज़ लिविंग है और कौन चीज़ नॉन लिविंग है बाय ऑब्जर्विंग इट्स फीचर्स। हम लोग उसके प्रॉपर फीचर्स क्लासिफाई कर लेंगे पहले, उसमें क्या पाया जाता है और क्या नहीं पाया जाता है ये पहले देख लेंगे, और फिर हम उसको डिटरमाइन करेंगे कि आइदर इट इज़ लिविंग और नॉन लिविंग। और फिलोसॉफिकल जो वे है उसे हम कैसे डिटरमाइन करते हैं लिविंग और नॉन लिविंग। यहाँ पर हम मेनली देखते हैं कि वाई वी लिव, मतलब यहाँ पर हम ऐसी बातें करेंगे कि हमें जीना क्यों चाहिए, हमें हमारा जीने का उद्देश्य क्या है और वगैरह वगैरह, वैसे चीज़ें हम यहाँ पर फिलोसॉफिकल वे में डिस्कस करेंगे। और लिविंग बाय ऑब्जर्विंग इन फीचर्स, यहाँ पर हम क्या ऑब्जर्व करेंगे मेनली, यहाँ पर हम मेनली इसके डेफिनेशंस, इसके फीचर्स डिटरमाइन करेंगे, और ऐसे हम इसको लिविंग या फिर नॉन लिविंग में क्लासिफाई करेंगे। मैं और एक बार आपके लिए रिपीट कर दे रहा हूँ। लिविंग चीज़ को हम दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। पहले हो सकता है कि बाय ऑब्जर्विंग इट्स फीचर्स, या फिर थ्रू डेफिनेशंस एंड थ्रू फिलोसॉफिकल वे। फिलोसॉफिकल वे में हम क्या डिफाइन करेंगे, फिलोसॉफिकल वे में डिफाइन करेंगे हमें जीना क्यों चाहिए, हम क्यों जीते हैं, बहुत सारे आध्यात्मिक चीज़ें हम डिफाइन करेंगे। और लिविंग बाय ऑब्जर्विंग इट्स फीचर्स हम लोग क्या करेंगे इसमें, मतलब इस क्राइटेरिया में हम लोग क्या देखेंगे लिविंग और नॉन लिविंग में, कि डेफिनेशंस देखेंगे और उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के फीचर्स देखेंगे। चलिए, तो फिर हम अभी, ये तो हमारा कोई काम का है नहीं क्योंकि हम अभी साइंस पढ़ रहे हैं और हमें अभी ऐसे फिलोसॉफिकल हम क्यों जीते हैं या फिर हमें जीना क्यों चाहिए, वैसे हमें इसकी कोई नीड नहीं है, तो फिर हम इसको नहीं पढ़ेंगे। और ये हम पूरे चैप्टर में इसी के बेसिस से लिविंग और नॉन लिविंग का क्लासिफिकेशन करेंगे। और एक चीज़ है कि जब भी हम किसी भी ऑर्गेनिज्म के फीचर को डिफाइन करते हैं या फिर उसके वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करते हैं, तो फिर हम क्या करते हैं, उसका साइंटिफिक स्टडी करते हैं। हेयर वी विल डू more scientific study of living and non-living. तो फिर बोर्ड में जो भी लिखा है आप एक सेकंड के लिए लिख लीजिए, मैं साइड हो जा रहा हूँ। तो फिर जैसे मैं आपको बोला कि हम लोग लिविंग को उसके फीचर्स से डिफाइन करेंगे, तो चलिए अभी देख लेते हैं कुछ यूनिक फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। यूनिक फीचर्स ऑफ लिविंग, हाँ, अब बोलिए यूनिक फीचर्स ऑफ लिविंग क्या क्या हो सकता है। यूनिक फीचर्स ऑफ लिविंग में पहले हो सकता है रिप्रोडक्शन, फिर हो सकता है कॉन्शियसनेस, फिर हो सकता है ग्रोथ,
फिर हो सकता है एबिलिटी टू सेंस द एनवायरनमेंट, फिर क्या हो सकता है मेटाबॉलिज्म, ये सभी कुछ यूनिक फीचर्स है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। तो अभी हम क्या करेंगे, इन सभी फीचर्स को एक एक करके देखेंगे कि इन सभी फीचर में भी, ये तो सभी यूनिक फीचर हो गया, हाँ एक चीज़ गया, अब इन सभी फीचर्स में कौन सा डिफाइनिंग फीचर होता है लिविंग का, वो हम अभी देखेंगे। तो फिर मैं इसे मिटा देता हूँ, आप लोग लिख लीजिए थोड़ा। आई थिंक आपका लिखना हो गया, अगर पॉज करके लिख रहे हैं तो फिर पहले हम देखेंगे एक फीचर जो कि है ग्रोथ। अच्छा, अब हम लोग देखेंगे ट्वाइन कैरेक्टर ऑफ ग्रोथ क्या क्या है। ट्वाइन कैरेक्टर्स ऑफ ग्रोथ। ट्वाइन कैरेक्टर का मतलब पहले समझ लेते हैं। ट्वाइन वर्ड का मतलब क्या है? ट्वाइन वर्ड का मतलब है कि ग्रोथ कैसे होगा, कैसे होगा। हाँ, मतलब ग्रोथ कैसे हो सकता है। अभी हम देख लेते हैं ग्रोथ कैसे हो सकता है। ग्रोथ दो मेथड से हो सकता है, बाय इंक्रीज इन सेल नंबर and by increase in size। तो फिर हम लोग बोल सकते हैं कि ग्रोथ होने का दो क्राइटेरिया है। हाँ, या फिर नंबर में इंक्रीज होगा या फिर सेल या फिर ऑर्गेनिज्म के साइज में इंक्रीज होगा, तो फिर हम उसे ग्रोथ बोल सकते हैं। अभी हम लोग देख लेते हैं अभी हम लोग ग्रोथ को सभी ऑर्गेनिज्म के लिए देखेंगे, जैसे यूनिसेलुलर हो गया, मल्टीसेलुलर हो गया, प्लांट हो गया, एनिमल हो गया। सभी ऑर्गेनिज्म के लिए सेपरेटली हम लोग ग्रोथ को देखेंगे। चलिए, पहले हम ग्रोथ को देख लेते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए। अभी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सपोज हम लोग, ये एक सेल है, ये एक सेल हम लोग पकड़ लिए, ये एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। जब भी इसको डिवाइड करना होगा तो फिर ये क्या करेगा? इंक्रीज इन प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट, इंक्रीज इन प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट। अच्छा, इसका प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट भी इंक्रीज हो गया तो फिर इस सेल का साइज थोड़ा बड़ा हो जाएगा। नेचुरली यही होता है कि सेल का साइज प्रीवियस जो था इससे थोड़ा इस सेल का साइज बड़ा हो गया। हाँ, तो फिर
अब ये क्या करेगा, अब ये डिवाइड करेगा, अब ये सेल इसके 2 डॉटर सेल में डिवाइड करेगा। डिवाइड कर गया सेल। अब हम इसे क्या करेंगे कि पहले एक सेल था, अब दोनों सेल हो गया, तो फिर इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल, ये पहला क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर रहा है, तो फिर यहाँ पर ग्रोथ हो रहा है। हम लोग बोल सकते हैं कि ग्रोथ इज हैपनिंग। अच्छा, ग्रोथ हैपन हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है, सब कुछ ठीक है, पर आप लोग बताइए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का क्या यही मेथड नहीं है? क्या यही यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का मेथड नहीं है रिप्रोडक्शन के लिए? देखिए सेल डिवीजन हो रहा है, 1 से 2 हो रहा है, मतलब नंबर में इंक्रीज हो रहा है सेल का। हाँ, और ये तो मुझे जितना दूर लग रहा है ये तो माइटोसिस का ही प्रोसेस लग रहा है। हाँ, तो फिर यहाँ पर रिप्रोडक्शन भी हो रहा है। हाँ, हम लोग लिख सकते हैं, तो फिर यहाँ पर रिप्रोडक्शन is also happening। अगर यहाँ पर एक ही प्रोसेस के अंदर ग्रोथ भी हो रहा है और रिप्रोडक्शन भी हो रहा है, तो हम लोग एक स्टेटमेंट अब लिख सकते हैं कि इन unicellular organisms growth and reproduction are mutually inclusive event। अब म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट का मतलब क्या है कि म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट जो मैंने अभी बोला है यहाँ पर, चलो इंक्लूसिव इवेंट का मतलब क्या है कि यहाँ पर ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर नॉट सेपरेट, किंबा हम लोग बोल सकते हैं ग्रोथ और रिप्रोडक्शन आर नॉट डिफरेंट। मतलब जो जहां पर ग्रोथ हो रहा है वहां पर ही यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन भी हो रहा है। तो फिर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म तो हो गया। अब हम लोग देखेंगे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। पहले आप इसको लिख लीजिए। अभी हम लोग देखेंगे ग्रोथ इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो फिर हम लोग हेडिंग देंगे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अच्छा, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में पहले हम लोग देख लेते हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म का लाइफ साइकिल कैसा होता है। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म का लाइफ साइकिल देखने के लिए हम लोग पहले लिखेंगे इन्फेंट। इन्फेंट हुआ। अच्छा, इन्फेंट से फिर एडल्ट होगा। अच्छा, एडल्ट में एडल्ट मेल हो सकता है, एडल्ट फीमेल हो सकता है। अच्छा, मेल हम लोग सभी जानते हैं स्पर्म रिलीज करता है, और फीमेल क्या प्रोवाइड करेगा? ओवम। अच्छा, अभी इस चीज़ का स्पर्म और ओवम का फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन होके क्या प्रोड्यूस होगा?
फर्टिलाइजेशन होके क्या प्रोड्यूस होगा, जाइगोट। अच्छा, जाइगोट प्रोड्यूस हुआ, या जाइगोट के बाद फिर क्या स्टेप आएगा, एम्ब्रायो। अच्छा, एम्ब्रायो फॉर्मेशन हुआ और एम्ब्रायो फिर डेवलप होके फिर से इन्फेंट बन जाएगा। तो फिर हम लोग ये देख सकते हैं कि ये जो है ये मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म का लाइफ साइकिल है। हम लोग इस चीज़ को मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म का रिप्रोडक्टिव साइकिल भी बोल सकते हैं। दिस इज रिप्रोडक्टिव साइकिल। साइकिल ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अच्छा, अगर ये रिप्रोडक्टिव साइकिल है तो फिर ग्रोथ कैसे हो रहा है, क्योंकि हमारा तो मेन उद्देश्य है कि हम लोग आज ग्रोथ देखेंगे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म का। तो फिर यहाँ पर ग्रोथ कैसे हो रहा है देख लीजिए। ग्रोथ अगर मैं पकड़ूं कि ये चिंटू है, चिंटू पहले बच्चा था, अभी चिंटू का ग्रोथ होगा और चिंटू एक इन्फेंट से एक बड़े एडल्ट मैन में कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ, एडल्ट। तो फिर ये कौन से प्रोसेस के थ्रू होगा, आप बताइए, ये कौन से प्रोसेस के थ्रू होगा? यहां पर होगा सेल डिवीजन। अच्छा, तो फिर यहां पर इन्फेंट से पहले चिंटू छोटा था, इसको नाम देते हैं चिंटू। अच्छा, पहले चिंटू छोटा था, इन्फेंट था, फिर वो बड़ा हो गया। ये इन्फेंट से एडल्ट स्टेज में कन्वर्शन का प्रोसेस कैसे कन्वर्ट हो रहा है? सेल डिवीजन। उसके सेल डिवीजन भी मेनली माइटोसिस होगा। ये सब कुछ हम लोग सेल डिवीजन चैप्टर इसके बाद भी पढ़ाऊंगा, वहाँ पर मियोसिस माइटोसिस का पूरा कॉन्सेप्ट वहाँ पर डिटेल में पढ़ाया जाएगा। अभी बस नाम सुन लीजिए। यहाँ पर माइटोसिस होगा, ये माइटोसिस से इन्फेंट से एडल्ट में सेल डिवीजन, रिपीटेटिव सेल डिवीजन, हाँ, और रिप्लेसमेंट ऑफ द वोर्न आउट किंबा डैमेज सेल जो भी होगा वो भी सेल डिवीजन से होगा। यहाँ पर और एक चीज़ लिख देता हूँ, रिप्लेसमेंट ऑफ डैमेज टिश्यू। डैमेज्ड टिश्यू या फिर सेल कैसे होगा? ये भी होगा सेल डिवीजन से। अच्छा, तो फिर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में हम लोग बोल सकते हैं क्या फिर कि रिप्रोडक्शन एक पूरा अलग प्रोसेस है, और जो ग्रोथ है, जो छोटे इन्फेंट से एडल्ट तक या फिर एडल्ट से ओल्ड तक तो वैसे ग्रोथ नहीं होता है, क्योंकि ग्रोथ ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म में मतलब एनिमल्स में लिमिटेड होता है। मतलब इन्फेंट से एडल्ट तक, एडल्ट से नेक्स्ट स्टेज तक जो भी ग्रोथ होगा वो फिर सेल डिवीजन से हो रहा है। तो फिर हम लोग यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि फॉर multicellular organism growth and
reproduction are mutually, ये नीचे लिख देता हूँ, एक्सक्लूसिव इवेंट। अब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या क्या मतलब है? वहाँ पर तो हम लोग देखे थे म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट, मतलब वहाँ पर ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो था यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के केस में सेम था, इसलिए हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में बताए थे कि ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन एंड म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट। यहाँ पर हम बता रहे हैं कि ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। अब एक्सक्लूसिव इवेंट का मतलब क्या है कि both are different। हाँ, मतलब जो रिप्रोडक्शन एक पूरी अलग प्रोसेस है और ग्रोथ एक पूरा अलग प्रोसेस है। ये केस गया मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। आप लोग लिख लीजिए पहले, फिर मिटा देता हूँ, पॉज करके लिख लीजिए अच्छी तरह से। अभी हम लोग एक चीज़ बता सकते हैं कि इन केस ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मतलब वी कैन सी द ग्रोथ, हम लोग ग्रोथ को ट्रैक कर सकते हैं। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के केस में ग्रोथ को ट्रैक करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप लोग देखिए मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी ग्रोथ सेल डिवीजन से हो रहा है, पर हमारे अंदर वी आर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, हमारे अंदर कितने मतलब मिलियंस ट्रिलियंस ऑफ सेल है। हाँ, उन सभी को इंडिविजुअली ट्रैक करना बहुत मुश्किल है, पर हम लोग यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को ट्रैक कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? अगर एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को आप एक टेस्ट ट्यूब में लिए, टेस्ट ट्यूब में कल्चर मीडियम दिए, उसको उसके ग्रोथ के लिए, जो पर्टिकुलर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ के लिए उसको जो भी फेवरेबल मीडियम है उसको सब कुछ न्यूट्रिएंट मीडियम सब कुछ प्रोवाइड किए, वो उस मीडियम में, वो उस आर्टिफिशियल मीडियम में ग्रो करता है। तो फिर वो एक सिंगल सेल से 2 सेल में कन्वर्ट होता है, जैसे बताया सेल डिवीजन के थ्रू में। हाँ, अब तो फिर हम लोग ये बता सकते हैं कि इन केस ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म we can track the growth by growing them in vitro culture। हाँ, तो फिर हम लोग ऐसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को ट्रैक कर सकते हैं, पर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को ट्रैक करना कतई पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि मैंने जैसे पहले बताया कि हमारे अंदर ट्रिलियंस ऑफ सेल है, इंडिविजुअल सेल को कैसे ही ट्रैक करेंगे बॉडी के अंदर से, तो फिर वो पॉसिबल नहीं है। पर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ये चीज़ पॉसिबल है। अभी हम लोग देख लेते हैं ग्रोथ इन प्लांट्स। अच्छा, ग्रोथ इन प्लांट्स कैसे होता है? अभी आप पहले बोलिए, ग्रोथ इन प्लांट्स क्या सभी जगह पे प्लांट में ग्रोथ होता है? मतलब प्लांट वर्टिकली भी ग्रो कर रहा है, हॉरिजॉन्टल भी ग्रो कर रहा है, क्या प्लांट के हर एक पार्ट में ग्रोथ पॉसिबल है? नहीं, प्लांट के हर एक पार्ट में ग्रोथ पॉसिबल नहीं है। प्लांट के कुछ स्पेसिफिक पार्ट होता है बॉडी का, जिसे हम मेरिस्टेम कहते हैं, उन स्पेसिफिक पार्ट में ही प्लांट में ग्रोथ पॉसिबल है। तो फिर हम बता सकते हैं इन प्लांट्स growth is
possible in certain special region of the plant body. उस स्पेसिफिक रीजन या स्पेशल रीजन का नाम क्या है? मेरिस्टेमेटिक रीजन। अच्छा, मेरिस्टेमेटिक रीजन में भी बहुत सारे क्लासिफिकेशन होते हैं जो कि हम एनाटॉमी फ्लावरिंग प्लांट्स में पढ़ेंगे। अभी डिटेल्स में यहाँ पर दिया नहीं हुआ है और बताने का ज़रूरत भी नहीं है। मेरिस्टेमेटिक रीजन में बहुत सारे क्लासिफिकेशन होते हैं, जैसे रूट एपिकल मेरिस्टेम, शूट एपिकल मेरिस्टेम। हाँ, फिर वो सब हम एनाटॉमी फ्लावरिंग प्लांट्स में पढ़ लेंगे। तो फिर अब बताइए, ग्रोथ इन प्लांट क्या ऐसे होता है कि हमारी तरफ होता है कि हम लोग 25 साल तक बढ़े? जनरली ह्यूमंस का वही होता है कि 25 साल तक जो भी लेंथ में इंक्रीज होना था वो हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, फिर वो हाइट में और नहीं बढ़ता है। तो प्लांट्स में क्या ऐसे होता है कि वो 25 साल हो गया प्लांट का, वो और डिसाइड कर लिया कि मैं ग्रो नहीं करूँगा, वो ग्रोथ करना बंद कर दिया, ऊपर भी बढ़ना बंद कर दिया और विथ में भी बढ़ना बंद कर दिया। ऐसा थोड़ी होता है। पर प्लांट में एक स्पेशल चीज़ देखा जाता है जो कि है केस ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ। इन प्लांट्स वी फाउंड अनलिमिटेड ग्रोथ। अच्छा, हमें अनलिमिटेड ग्रोथ मिलता है प्लांट्स में। तो फिर प्लांट्स के ग्रोथ का और एक बार समरी कर देता हूँ आपको। प्लांट्स में ग्रोथ एक स्पेसिफिक रीजन में होगा जो कि मेरिस्टेमेटिक रीजन होता है। प्लांट्स में ग्रोथ अनलिमिटेड होगा। तो फिर ग्रोथ इन प्लांट्स हो गया। अब ग्रोथ इन एनिमल्स देखेंगे। पहले इसको लिख लीजिए, मैं फिर मिटा दूंगा, आप लिख लीजिए पहले। अभी हम देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है ग्रोथ कभी से, इसमें ही लिख देता हूँ, ग्रोथ इन एनिमल्स। अच्छा, ग्रोथ इन एनिमल्स कैसे हो सकता है? आपको क्या लगता है कि एक इन्फेंट था चिंटू आज इन्फेंट है और कल वो सडनली एडल्ट हो जाएगा। ऐसा होता है कभी कि चिंटू आज इन्फेंट है, कल एडल्ट हो गया? ऐसा थोड़ी होता है। ये एक यूनिफॉर्म प्रोसेस होता है। मतलब हर एक स्टेज का, ह्यूमन के लाइफ साइकिल का, क्या जो भी एनिमल्स है उसके लाइफ साइकिल का यूनिफॉर्म स्टेजेस होता है ये। तो फिर हम लोग इसे क्या कह सकते हैं कि यहाँ पर ग्रोथ इज यूनिफॉर्म। अच्छा, ग्रोथ यूनिफॉर्म हुआ। हम लोग जैसे प्लांट में बताए थे कि प्लांट सारा जीवन बढ़ता है या फिर प्लांट में ग्रोथ अनलिमिटेड है। क्या ह्यूमन भी ऐसे होता है? नहीं, ह्यूमन ऐसे नहीं होता। तो फिर तो हम लोग प्लांट की तरह लंबे होते, सभी 10 फुट के इंसान होते, सभी बास्केटबॉल प्लेयर जैसे बड़े लंबे होते। पर वैसे तो हमारा एवरेज हाइट होता भी नहीं है। तो फिर हम लोग बता सकते हैं कि ग्रोथ इज लिमिटेड। अच्छा, ग्रोथ इज पहले देखिए ग्रोथ यूनिफॉर्म हुआ, फिर ग्रोथ लिमिटेड। अब बताइए कि जो हमारे, अगर यहाँ पर मेरा एक हाथ में इंजुरी हो गया, चिंटू के हाथ में सपोज एक बड़ा इंजुरी हो गया, अब चिंटू क्या करेगा? मतलब वो घाव लेके क्या सारा जीवन घूमता रहेगा? मतलब यहाँ पर एक
पूरा एक स्किन का एक बड़ा पार्ट चिंटू का एक्सीडेंट की वजह से, चिंटू बाइक चला रहा था, एक्सीडेंट की वजह से पूरा एक बड़ा पार्ट चला गया। अब वो क्या, वो उस घाव को लेकर सारा जीवन घूमता रहेगा, इधर उधर घूमता रहेगा? नहीं, वो नहीं घूमेगा, क्योंकि उसके स्किन में सेल डिवीजन होगा। सेल का जो डैमेज टिश्यू था, सेल का जो यहाँ पर डेड स्किन तैयार हो गया था या फिर जो पार्ट रिमूव हो गया था, वो फिर से रीजेनरेट करेगा। तो फिर हम लोग बोल सकते हैं कि इन एनिमल्स repair of tissue occurs by cell division। हाँ, क्योंकि जब भी हमारे कोई कट लगता है या फिर जब भी हमारे कोई डैमेज होता है या फिर कोई घाव होता है किसी भी वजह से, बाय एनी कॉज, हमारा बॉडी चाहता है कि यहाँ पर वही पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ सेल रीजनरेट कर जाए। कैसे? पुराने सेल या फिर जो भी एग्जिस्टिंग सेल है वो सेल डिवीजन करेंगे, वो माइटोसिस करेगा। माइटोसिस के थ्रू से क्या होगा, वहाँ पर जो सेल का डैमेज टिश्यू था या फिर वहाँ पर जो एग्जिस्टिंग सेल था वो फिर से वहाँ पर आ जाएगा या फिर से उसका ग्रोथ हो जाएगा। तो फिर देख लीजिए, ये गया ग्रोथ इन एनिमल्स। अभी हम लोग देखेंगे कि ग्रोथ भी दो तरीके का होता है। ग्रोथ जो है वो दो तरीके का हो सकता है। एक हो सकता है एक्सट्रिंसिक ग्रोथ, और दूसरा हो सकता है क्या, इंट्रिंसिक ग्रोथ। अच्छा, एक्सट्रिंसिक ग्रोथ, इंट्रिंसिक ग्रोथ गया। अब क्या है एक्सट्रिंसिक ग्रोथ? एक्सट्रिंसिक ग्रोथ का मतलब है कि बाहर से बढ़ना, मतलब कोई भी एक ऑर्गेनिज्म होगा, उसके बाहर से एडिशनल लेयर आकर डिपॉजिट हो जाएगा, जिससे कि वो मतलब एक्सटर्नल ग्रोथ उसका होगा। अगर तो फिर हम इसे क्या कह सकते हैं, ग्रोथ फ्रॉम आउटसाइड। हाँ, यहाँ पर ग्रोथ आउटसाइड होगा। और आप लोग बताइए कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या ऐसे हो सकता है कि हम लोग चिंटू हुआ भी यहाँ पर खड़ा था, उसको एडल्ट से इन्फेंट कर बनना है, तो फिर वो उसके स्किन में बहुत सारा डिपोजिशन का लेयर बन गया, या फिर मसल आउटसाइड से ग्रो हो गया, हाथ में मसल ऐसे आउटसाइड से ऐसे आकर डिपोजिशन लग गया। ऐसे क्या थोड़ी होता है, तो फिर चिंटू तो और मानव नहीं रहता, चिंटू दूसरा कुछ ही बन जाता। तो फिर हम लोग बोल सकते हैं एक्सट्रिंसिक ग्रोथ ओनली फाउंड इन नॉन लिविंग। एक्सट्रिंसिक ग्रोथ हमेशा नॉन लिविंग। अगर एक्सट्रिंसिक ग्रोथ का एक एग्जाम्पल दिया जाए तो फिर ये सपोज चिंटू का घर है। हाँ, चिंटू एक बड़े बहुत रईस घर से बिलोंग करता है, 3 मंजिला मकान है, और यहाँ पर उसका सपोज सॉइल लेवल पहले था। जब चिंटू ने घर बनवाया था तो उसका सॉइल लेवल ये था। अगर अब 10 साल बीत गए, चिंटू का घर अभी चिंटू देख रहा है कि 10 साल बाद चिंटू के घर का सॉइल लेवल बढ़ के इतना हो गया है। तो फिर चिंटू सरप्राइज हो गया कि मेरा घर क्या ज़मीन के अंदर घुस जा रहा है, मतलब क्या हो रहा है क्या। चिंटू के पहले जब घर तैयार करवाया था तो फिर सॉइल लेवल ये था, अभी जब देख रहा हूँ तो सॉइल लेवल यहाँ पर मतलब इतना बढ़ गया है सॉइल लेवल। हाँ, तो फिर
चिंटू अब बहुत स्मार्ट है, उसने पढ़ाई लिखाई की, उसने बायोलॉजी का पहला चैप्टर पढ़ा और फिर उसको समझ आया कि यहाँ पर एक्सटर्नल ग्रोथ हुआ है, मतलब डिपोजिशन ऑफ सॉइल हुआ है। डिपोजिशन ऑफ सॉइल, सॉइल का पहले एक लेयर था, फिर जब समय जाता गया, सॉइल के ऊपर और एक परत लगता गया और फिर उसके लेवल का, सॉइल का लेवल का इंक्रीज होके यहाँ से यहाँ तक चला है। तो फिर हम ये कह सकते हैं कि ये बाहरी ग्रोथ है, ये एक्सटर्नल ग्रोथ है। हाँ, अभी देख लेते हैं, ये एक्सटर्नल ग्रोथ का एक एग्जाम्पल हुआ। और एक चीज अभी देख लेते हैं कि इंट्रिंसिक ग्रोथ क्या है। इंट्रिंसिक ग्रोथ क्या है? ग्रोथ फ्रॉम इनसाइड, ग्रोथ फ्रॉम इनसाइड। अच्छा, ग्रोथ फ्रॉम इनसाइड हुआ। अब ग्रोथ फ्रॉम इनसाइड कहाँ पे मिलता है? ओनली फाउंड in all living organism। अच्छा, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ कैसा होगा? इंट्रिंसिक होगा, क्योंकि हम तो, हमारा सेल डिवीजन क्या बॉडी के एक्सटर्नल में हो रहा है या फिर बॉडी के इंटरनल में हो रहा है? मतलब मैं एक्सटर्नल मतलब अगर स्किन बोले तो वो एक्सटर्नल नहीं है, वो भी बॉडी का इंटरनल ही है। हमारे अंदर जो भी टाइप का ग्रोथ होगा वो इंट्रिंसिक ग्रोथ पाया जाएगा। हम लोग फॉर एग्जांपल बोल सकते हैं ग्रोथ इन ह्यूमन, ग्रोथ इन ह्यूमंस। अच्छा, तो फिर ये चीज़ गया। तो हमने अभी तक सारे टाइप्स के ग्रोथ देख लिए हैं। ग्रोथ के इंट्रिंसिक ग्रोथ देख लिया, एक्सट्रिंसिक ग्रोथ देख लिया, इंट्रिंसिक ग्रोथ देख लिया। फिर हमने देखा ग्रोथ इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ग्रोथ इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ग्रोथ इन एनिमल्स, ग्रोथ इन प्लांट्स। हमने सभी तरफ के लगभग ग्रोथ का स्टडी अब तक कर लिया है। अच्छा, हम देखेंगे कि ग्रोथ अभी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है भी या फिर नहीं। अभी मैंने जब यूनिक प्रॉपर्टी लिखाया था तभी भी मैंने बताया था ग्रोथ इज अ यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब हम लोग देखेंगे कि ग्रोथ यूनिक प्रॉपर्टी तो है, अब ग्रोथ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है भी लिविंग और नॉन लिविंग का या फिर नहीं। चलिए अब हम उसे देख लेते हैं। आई होप आपने इस चीज़ को लिख लिया होगा, तो फिर मैं मिटा दूंगा इसे। मिटाने से पहले मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि एक स्टोरी आपसे शेयर करता हूं। अगर हमारे पार्लियामेंट में सपोज एक लॉ पास होगा, हाँ, एक लॉ अमेंडमेंट होगा। अगर एक लॉ अमेंडमेंट हुआ तो फिर लॉ में क्या ऐसा होता है कि किसी किसी केस में लॉ का वायलेशन हो जाए तो भी चलता है, और किसी किसी केस में हार्ड एंड फास्ट पूरा एक बाउंड्री सेटअप कर दिया जाता है, ऐसा होता है। या फिर ऐसा होता है कि लॉ सभी के लिए समान है, मतलब जो भी ऑर्गेनिज्म या फिर जो भी इंडिविजुअल है, चिंटू और मिंटू के लिए, दोनों के लिए ही लॉ सेम होगा। ऐसा नहीं होगा कि चिंटू के लिए छूट है लॉ का और मिंटू को एकदम पकड़ के जेल में डाल दिया, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो फिर यहाँ पर भी हम लोग एक ऐसे सेट ऑफ रूल्स, हम लोग ऐसे कुछ बाउंड्रीज रखेंगे अगर वो चेकलिस्ट पूरा हुआ तो फिर हम उसे लिविंग कहेंगे, अगर वो चेकलिस्ट पूरा नहीं हुआ तो फिर हम उसे नॉन लिविंग कहेंगे। तो फिर हम लोग यहाँ पर अभी तक जो भी कुछ पढ़ा उससे क्या वर्डिक्ट लगा सकते हैं कि हम लोगों ने देखा कि नॉन लिविंग थिंग्स भी ग्रोथ कर रहा है, हम लोगों ने देखा लिविंग थिंग्स भी ग्रोथ कर रहा है। हम लोगों ने ये भी देखा कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में हम ग्रोथ को प्रॉपरली डिफाइन ही नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ग्रोथ और रिप्रोडक्शन म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट हो जा रहा है। तो फिर हम लोग इन सभी चीज़ों से ये बता सकते हैं
कि ग्रोथ इज नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. ग्रोथ is not a defining property of living organism. अब क्यों डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है? मैंने जो आपको पहले ही बताया कि नॉन लिविंग थिंग्स कैन ऑल्सो शो ग्रो, कैन ग्रो. अच्छा, यहां पर क्या देखा जाता है? एक्सट्रिंसिक ग्रोथ. अच्छा, हो गया. अब और एक चीज क्या है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. हम लोग ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन not clearly defined. तो फिर हम लोग अब फाइनल वर्डिक्ट में आ जाते हैं कि हम लोग ग्रोथ को डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं मानेंगे. ग्रोथ इज नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. चलिए अब एक और प्रॉपर्टी पकड़ते हैं. तो फिर हम लोग अभी क्या पढ़ेंगे? हम लोग अभी पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन. हम लोग देखेंगे रिप्रोडक्शन के वेरियस कैरेक्टर्स, रिप्रोडक्शन के वेरियस क्राइटेरिया, और देखेंगे कि वेदर रिप्रोडक्शन इज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी और नॉट. रिप्रोडक्शन. अच्छा, रिप्रोडक्शन. पहले रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन समझ लेते हैं. रिप्रोडक्शन है क्या? रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस टू प्रोड्यूस वंस ऑफ ओन काइंड. हाँ, अगर चिंटू को अपने जैसा ही कोई पैदा करना है तो फिर चिंटू क्या करेगा? चिंटू रिप्रोडक्शन करेगा. चिंटू रिप्रोडक्शन के सारे प्रोसेस को फॉलो करेगा और चिंटू अपना बेबी मिंटू को पैदा कर देगा. तो फिर अभी अब देख लेते हैं रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन क्या है. इट इज the process to produce one's of own kind. अच्छा, रिप्रोडक्शन में दो तरह का रिप्रोडक्शन होता है, हम सभी को पता है. उन दो तरह का रिप्रोडक्शन क्या है? उन दो तरह के रिप्रोडक्शन है. एक है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अच्छा, अभी आप बताइए
कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दो तरह के रिप्रोडक्शन हुआ। अब इसमें वेरिएशन किस में पाया जाएगा? वेरिएशन क्या एसेक्सुअल में पाया जाएगा या फिर सेक्सुअल में पाया जाएगा? हम सभी को पता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑलवेज इंट्रोड्यूसेस वेरिएशन इन अ पॉपुलेशन। तो फिर ये क्या इंट्रोड्यूस करेगा? इंट्रोड्यूसेस वेरिएशन। अच्छा, हो गया। तो फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर वेरिएशन इंट्रोड्यूस करता है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेरिएशन इंट्रोड्यूस नहीं करता है, तो फिर हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को ही मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, क्योंकि इवोल्यूशन हम सभी को पता है कि इवोल्यूशन के प्रोसेस में वेरिएशन कितना प्राइम रोल प्ले करता है। तो फिर हम लोग कहेंगे प्राइम टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, या फिर लिखेंगे मेन टाइप। हाँ, तो मेन टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन जो है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को ही इसका मेन टाइप मानेंगे। तो मैंने तो अभी आपको रिप्रोडक्शन का बेसिक कॉन्सेप्ट दे दिया है। अभी चलिए देख लेते हैं रिप्रोडक्शन इन लोअर ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन इन लोअर ऑर्गेनिज्म कैसे होगा? रिप्रोडक्शन इन लोअर ऑर्गेनिज्म मेनली होगा एसेक्सुअल मोड में। हाँ, क्योंकि लोअर ऑर्गेनिज्म में आपको भी पता है सेक्सुअल मोड उतना डेवलप नहीं होता है, इसलिए लोअर ऑर्गेनिज्म में मेनली हमें एसेक्सुअल मोड देखने को मिलेगा। अभी एसेक्सुअल मोड में भी रिप्रोडक्शन कैसे होगा? एसेक्सुअल मोड में मैंने ग्रोथ के टाइम में भी बताया था रिप्रोडक्शन कैसे होता है। रिप्रोडक्शन होता है बाय सेल डिवीजन। रिप्रोडक्शन होगा बाय सेल डिवीजन। चलिए अभी कुछ लोअर ऑर्गेनिज्म का एग्जाम्पल देख लेते हैं कि कौन कौन से लोअर ऑर्गेनिज्म में कौन कौन से टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। आपको भी पता है कि वेरियस टाइप के लोअर ऑर्गेनिज्म में, लोअर ऑर्गेनिज्म बहुत हो सकता है, फंगी होता है, ईस्ट होता है, बैक्टीरिया हो सकता है, बहुत सारे टाइप के लोअर ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। चलिए देख लेते हैं उनके कुछ एग्जाम्पल्स। देखिए पहले देख लेते हैं फंगी। फंगी में क्या होगा? फंगी में होगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय स्पोर फॉर्मेशन। अच्छा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय स्पोर फॉर्मेशन एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। आपको भी पता है, हमें भी पता है, फेमस एंटीबायोटिक के रिलेटेड एग्जाम्पल कौन सा है फंगी का? पेनिसिलिन। अच्छा, हो गया। फिर ईस्ट और हाइड्रा। ईस्ट और हाइड्रा में क्या देखा जाएगा? ईस्ट और हाइड्रा में मेनली देखा जाएगा बडिंग। अच्छा, बडिंग कैसे होता है? मैं एक रफ डायग्राम से आपको समझा देता हूँ कि बडिंग कैसे होता है, परफॉर्म कैसे होता है बडिंग। अच्छा, अगर आप समझ लीजिए ऐसे एक ईस्ट है। अब ईस्ट के इस ऊपर से ऐसे छोटे छोटे बर्ड्स ऐसे निकलना स्टार्ट हो जाएगा। तो फिर अब जब ये बर्ड यहाँ से डिटैच्ड होगा तो और ग्राउंड या फिर सरफेस में कोई भी गिरेगा तो फिर यहाँ पर और एक सिमिलर ईस्ट या फिर हाइड्रा तैयार हो सकता है। हाइड्रा में तो ऐसे टेंटिकल्स होता है, और हाइड्रा में बडिंग कैसे होगा? हाइड्रा में यहाँ से और एक हाइड्रा जनरेट होगा, ऐसे ऐसे ही। अब ये हाइड्रा क्या होगा? ये हाइड्रा पेरेंट बॉडी से क्या होगा? डिटैच्ड हो जाएगा आफ्टर सम टाइम, और डिटैच्ड होके ये दो सेपरेट हाइड्रा तैयार हो जाएगा। चलिए अभी देख लेते हैं प्लेनेरिया। प्लेनेरिया में क्या होता है? रीजेनरेशन। प्लेनेरिया में क्या होगा? रीजेनरेशन होगा। रीजेनरेशन क्या चीज़ है? रीजेनरेशन है, अगर सपोज मान लेते हैं मेरे अंदर रीजेनरेशन होता है, ऐसा नहीं होता, सपोज मान लेते हैं मेरे अंदर रीजेनरेशन होता है। कैसे होगा? मेरा ये हाथ अगर काट के गिर जाए, अगर मेरा ये हाथ पूरा कोई भी डैमेज की वजह से अलग हो जाए बॉडी से, मेरे बॉडी के इस पार्ट से सेम रेप्लिकेटेड हैंड और एक जनरेट हो जाएगा, उसको हम कहते हैं रीजेनरेशन। तो फिर प्लेनेरिया का जो बॉडी पार्ट है, अगर उसको हम डिटैच कर दिया जाए, या फिर ट्रांसवर्सली या फिर
हॉरिजेंटली कोई भी एंगल से अगर हम प्लानेरिया का बॉडी पार्ट डिटैच कर दे तो उसके सेम रेप्लिका और एक तैयार हो जाता है। तो फिर यहाँ पर हमें रीजनरेशन देखने को मिलता है। फिर आगे आ जाएगा फंगी और फिलामेंटस एल्गी। फंगी और फिलामेंटस एल्गी में क्या देखा जाएगा? फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन भी बहुत सिमिलर टाइप्स का ही है। अगर ये एक सपोज फंगी है, मैं अभी के लिए सिर्फ रफ डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ आपको सिर्फ समझाने के लिए, सिर्फ एक ग्लिम्स देने के लिए कि फ्रैगमेंटेशन होता कैसे। अगर हम लोग इसको यहाँ से ब्रेक कर दें तो फिर क्या होगा? तो फिर यहाँ से ही दो ऐसे फॉर्म हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ से इसको सेगमेंट किया था। फिर यही दो सेगमेंट कंप्लीट फंगी या फिर कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। तो फिर हम लोगों ने स्टार्ट किया था एक फंगी से या फिर एक ऑर्गेनिज्म से, एक माइक्रोब से। हमारे पास रिप्रोडक्शन के बाद दो माइक्रोब आ गया, तो फिर हम इसे कहेंगे फ्रैगमेंटेशन। हाँ, और प्रोटोनिमा इन मॉस, प्रोटोनिमा इन मॉस हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे प्लांट किंगडम में। हाँ, तो फिर वहाँ पर इसको बहुत डिटेल में बताया जाएगा। अभी के लिए जान लीजिए प्रोटोनिमा इन मॉस में मेनली फ्रैगमेंटेशन होता है। और फिर फिजन, फिजन भी एक तरह का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जहाँ पर हमें दो तरीके का फिजन देखने को मिलता है। एक है बाइनरी फिजन और दूसरा है मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन। अच्छा, बाइनरी फिजन ऑर्गेनिज्म कब परफॉर्म करेगा? जब भी ऑर्गेनिज्म के सराउंडिंग में फेवरेबल कंडीशन होगा तब ऑर्गेनिज्म बाइनरी फिजन परफॉर्म करेगा, और जब भी ऑर्गेनिज्म के सराउंडिंग में अनफेवरेबल कंडीशन होगा तब ऑर्गेनिज्म मल्टीपल फिजन परफॉर्म करेगा। तो फिर आप इस चीज़ को लिख लीजिए अच्छे से, क्योंकि इससे एमसीक्यू आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। आपको यहाँ से कोई भी एक माइक्रोब या फिर कोई भी एक चीज़ उठा के देगा कि लेट्स एग्जांपल कि फंगी में कौन से तरह का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमें पाया जाता है, या फिर प्लानेरिया में हमें कौन से तरह का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। ये सब कुछ दे सकता है, आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। आई होप अभी तक आपने पॉज करके नोट कर लिया होगा, इसलिए मैं इसे मिटा देता हूँ। तो मैंने तो आपको लोअर ऑर्गेनिज्म के बारे में बता दिया कि लोअर ऑर्गेनिज्म में कैसे रिप्रोडक्शन होता है। अभी हायर ऑर्गेनिज्म के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। हायर ऑर्गेनिज्म के बारे में आपको अगर लेक्चर के शुरू से देख रहे हैं, ध्यान से देख रहे हैं, तो आपको पता होगा कि मैंने बताया था हायर ऑर्गेनिज्म का या फिर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म का पूरा लाइफ साइकिल एक बताया था। वो तो आपने कॉपी में नोट डाउन कर लिया होगा। अभी हम लोग देख लेते हैं कुछ ऐसे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म या फिर कुछ ऐसे हायर ऑर्गेनिज्म जहाँ पर रिप्रोडक्शन होगा ही नहीं। चलिए देख लेते हैं। हायर ऑर्गेनिजम्स such as हम लोग लिख सकते हैं वर्कर हनी बी, हम लोग लिख सकते हैं स्टेराइल कपल, हम लोग लिख सकते हैं म्यूल, आप देखिए इन सभी हायर ऑर्गेनिज्म में, ये सभी मल्टीसेलुलर है, ये सभी हायर फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिज्म है, इन सभी ऑर्गेनिज्म में हमें रिप्रोडक्शन नहीं मिलता, या फिर दिस ऑर्गेनिजम्स हम लोग लिखेंगे
दिस organisms are incapable to reproduce. अच्छा, तो फिर अब ध्यान से देख लीजिए कि स्टेराइल कपल में क्या होता है। स्टेराइल कपल में अगर हम सर्जिकल रिमूवल जैसे वैसेक्टोमी या फिर ट्यूबेक्टोमी, ये आपको क्लास 12 के रिप्रोडक्टिव हेल्थ में पढ़ाया जाएगा, वैसे कर दे या फिर उसका कुछ फिजिकल डिफॉर्मिटीज हो जाए, इसके लिए स्टेराइल कपल भी रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएगा या फिर वो इनकैपेबल होगा रिप्रोडक्शन के लिए। तो फिर आप इस चीज़ को लिख लीजिए। अभी आप बताइए कि हम लोग ने रिप्रोडक्शन सभी ऑर्गेनिज्म में देखा, हम लोग ने मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में देखा, हम लोग ने यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में देखा, हम लोगों ने कुछ ऐसे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी देखे जहाँ पर रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है। तभी आप बताइए कि फाइनल वर्डिक्ट में हम लोग कैसे पहुँच सकते हैं। मतलब रिप्रोडक्शन यूनिक फीचर तो है, रिप्रोडक्शन लिविंग का यूनिक फीचर तो है, अभी हम क्या बता सकते हैं रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग फीचर है या नहीं। तो फिर हम लोग लिखेंगे कि reproduction is not all inclusive defining property, या फिर फीचर ज़्यादा अच्छा रहेगा, फीचर ऑफ लिविंग। हाँ, क्योंकि इसके रीज़न क्या है इस स्टेटमेंट के पीछे, आप बताइए कि रिप्रोडक्शन ऑल इंक्लूसिव डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने देखा था कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उसमें ग्रोथ और रिप्रोडक्शन को हम लोग अलग या फिर प्रॉपरली डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे थे। तो फिर हम लोग लिखेंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म growth and reproduction cannot be differentiated यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन हम लोग प्रॉपरली डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। हम लोगों ने ऊपर देखा कि जो हायर ऑर्गेनिज्म है कि इन सभी हायर ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन मिलता ही नहीं है। तो फिर ये लिविंग है पर यहाँ पर रिप्रोडक्शन एब्सेंट है, ये भी लिविंग है पर यहाँ पर रिप्रोडक्शन प्रॉपरली डिफाइन नहीं किया जा सकता। इसी वजह से हम रिप्रोडक्शन को ऑल इंक्लूसिव डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं मान सकते। चलिए आप इसे लिख लीजिए, फिर हम लोग जाएंगे दूसरे डिफाइनिंग प्रॉपर्टी में या फिर दूसरे यूनिक फीचर में। चलिए लिख लीजिए।
आई होप आपने अभी तक लिख लिया होगा। मैं इसे मिटा देता हूँ और अभी हम समझेंगे एक यूनिक या फिर डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। वो क्या चीज़ है? वो है, अभी हम डिस्कस करने वाले हैं मेटाबॉलिज्म के बारे में। मेटाबॉलिज्म क्या चीज़ है? मेटाबॉलिज्म पहले मैं आपको थोड़ा ब्रीफ कर देता हूँ, फिर मैं बोर्ड में लिख दूंगा नोट्स। आप लोग टेंशन मत लीजिए। मेटाबॉलिज्म क्या चीज़ है? हमारे बॉडी के अंदर जो भी केमिकल रिएक्शन होता है, हम उस टोटल सम ऑफ केमिकल रिएक्शंस को मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो फिर हमारे बॉडी के अंदर क्या क्या केमिकल रिएक्शन होता है? फॉर एग्जांपल हम बता सकते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम है। डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारे फूड को डाइजेस्ट करता है। वहाँ पर एक बहुत सारी सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन होता है जो कि आप ह्यूमन फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे, क्लास 11 के ही लास्ट यूनिट में है। और फिर हमारे न्यूरल सिस्टम पकड़ लीजिए। न्यूरल सिस्टम में भी हमारे एक स्टिमुलस या फिर एक रिसेप्टर ऑर्गन से ब्रेन में जाकर ब्रेन से प्रोसेस होके फिर जो हमारे आउटर रिस्पॉन्स है वो आता है। उसमें भी बहुत सारी सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व रहता है। तो फिर हम लोग लिख सकते हैं मेटाबॉलिज्म के बारे में हम लोग क्या लिख सकते हैं? ओके सर, इनसाइड आवर बॉडी many chemical reactions are present अच्छा, each of the chemical constituent chemical constituents are converting into each other. अच्छा, अब this series of chemical reactions known as metabolic reactions। अच्छा, तो फिर मैं एक बार डिस्क्राइब कर देता हूँ जो भी बोर्ड में लिखा हुआ है। इनसाइड आवर बॉडी मेनी केमिकल रिएक्शंस आर प्रेजेंट। मैंने आपको पहले ही बताया था, सेल के अंदर और हमारे बॉडी के अंदर भी, हर एक सेल के अंदर न्यूमरस टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन एवरी टाइम हैपनिंग हो रहा है। इवन व्हेन वी आर स्लीपिंग, हमारा बॉडी में के अंदर फूड डाइजेस्ट हो रहा है। आप जो रात को खा के सोते हैं वो थ्रू आउट द नाइट आपके बॉडी में डाइजेस्ट हो रहा है। आपके बॉडी में वेरियस टाइप ऑफ स्टिमुलस रन आउट हो रहा है। आपके बॉडी में वेरियस टाइप ऑफ और भी फंक्शंस रन आउट हो रहा है।
तो फिर हम कह सकते हैं इनसाइड आवर बॉडी मेनी केमिकल रिएक्शंस आर प्रेजेंट। अच्छा, ईच ऑफ दिस केमिकल रिएक्शंस आर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट आर कन्वर्टिंग इनटू ईच अदर, मतलब हर एक केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट दूसरे केमिकल स्टेट में कन्वर्शन हो रहा है। आप देख सकते हैं, मैं आपको एग्जांपल देके बेटरली समझा दूंगा कि यहाँ पर लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ केमिकल ए। कन्वर्ट हो रहा है बी में। अभी जो बी है वो कन्वर्ट होगा सी में। अभी जो सी है वो कन्वर्ट होगा डी में। अभी आप देख लीजिए कि ए कन्वर्ट होगा बी में, कैसे होगा, किसके प्रेजेंस में होगा, एंजाइम E1 के प्रेजेंट में होगा। मतलब एंजाइम E1 जब भी प्रेजेंट रहेगा केमिकल ए केमिकल बी में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी बी जो है सी में कैसे कन्वर्ट होगा, सेम प्रोसेस, एंजाइम E2 और यहाँ पर एंजाइम E3। मतलब जब भी एंजाइम E1 प्रेजेंट रहेगा ए बी में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो भी यहाँ पर बी फॉर्म हुआ वो एंजाइम E2 के प्रेजेंट में सी में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब भी एंजाइम E3 प्रेजेंट रहेगा बॉडी में तो सी कन्वर्ट हो जाएगा डी में। तभी ये सभी रिएक्शन क्या है, आप सभी को देख के ही पता लग रहा है, ये सभी रिएक्शन है लिंक्ड मेटाबॉलिक रिएक्शंस। हाँ, और एक चीज, मेटाबॉलिज्म होने में एक एंजाइम का प्राइम रोल रहता है। एंजाइम के अलावा कोई भी बॉडी में हमारा कोई भी रिएक्शन एंजाइम के अलावा परफॉर्म नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी सबस्ट्रेट एंजाइम के एब्सेंस में ए से बी या फिर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट नहीं हो सकता है। तो फिर आप इसे नोट कर लीजिए, फिर आपको बताएंगे मेटाबॉलिज्म के कुछ यूनिक फीचर या फिर मेटाबॉलिज्म हमारे एनसीईआरटी में क्या दिया गया है। चलिए अब एनसीईआरटी के कुछ ऐसे लाइंस देख लेते हैं जिससे अगर मेटाबॉलिज्म से क्वेश्चन आया तो मेटाबॉलिज्म से उन दो लाइन से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम रहता है। तो वो दो पॉइंट एनसीईआरटी के कौन से हैं, एन आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस आउटसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म परफॉर्म्ड इन अ टेस्ट ट्यूब आर नाइदर लिविंग नॉर नॉन लिविंग। मतलब कोई भी अगर आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन, लेट अस टेक अ एग्जांपल ऑफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन IVF, ठीक है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, हम लोग मदर से ओवम लेते हैं और जो मदर इनकेपेबल है बेबी को बियर करने में, उससे ओवम लेते हैं और आर्टिफिशियल मीडियम में यहाँ पर स्पर्म दे देते हैं और यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है। तो फिर उन सभी मेटाबॉलिक रिएक्शन जो एक आइसोलेटेड इन्वायरमेंट में या फिर एक टेस्ट ट्यूब में आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट में परफॉर्म किया जाता है, उनको हम लोग नाइदर लिविंग भी नहीं बोल सकते हैं और नॉन लिविंग भी नहीं बोल सकते हैं। बिकॉज अभी आप सोच लीजिए कि फर्टिलाइजेशन के बाद मतलब यहाँ पर कोई लिविंग स्टेट का तो मतलब वैसे प्रेजेंस है भी नहीं, और हम लोग बिकॉज यहाँ पर एक लिविंग रिएक्शन हो रहा है इसलिए हम इसे कम्प्लीटली नॉन लिविंग भी नहीं कह सकते, क्योंकि फर्टिलाइजेशन के बाद ही यहाँ पर जाइगोट फॉर्मेशन होगा, तो फिर इसको हम कम्प्लीटली नॉन लिविंग भी नहीं कह सकते। और सेकेंड पॉइंट क्या है, तो फिर फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया कि आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन आउटसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म परफॉर्म्ड इन अ टेस्ट ट्यूब आर नाइदर लिविंग नॉर नॉन लिविंग। मतलब ये रिएक्शन जो मैं IVF का एग्जांपल दिया, यहाँ पर ये लिविंग भी नहीं है और नॉन लिविंग भी नहीं है। चलिए सेकंड पॉइंट, आइसोलेटेड रिएक्शंस इन विट्रो आर नॉट
लिविंग थिंग्स बट श्योरली आर लिविंग रिएक्शंस, आर नॉट लिविंग थिंग्स। मतलब क्या है, जो भी आइसोलेटेड रिएक्शन इन विट्रो मतलब सेपरेटली आउटसाइड द बॉडी परफॉर्म्ड इन अ टेस्ट ट्यूब और परफॉर्म्ड इन अ आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट, मतलब अपने बॉडी से या फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी से सेल लेके जो भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होता है वो सब मेटाबॉलिक रिएक्शंस आर नॉट लिविंग थिंग्स। वो उनको हम लिविंग थिंग्स नहीं कह सकते, पर उनको हम श्योरली लिविंग रिएक्शंस कह सकते हैं। क्योंकि क्या बात है, ये सभी मेटाबॉलिक रिएक्शंस बॉडी के लिविंग चीज़ से ही हो रहा है, क्योंकि स्पर्म हम लोग ओवम फीमेल बॉडी से कलेक्ट किए और स्पर्म मेल बॉडी से कलेक्ट किए, फिर यहाँ पर एक आर्टिफिशियल मीडियम रखे, आर्टिफिशियल मीडियम रख के वहाँ पर फर्टिलाइजेशन हम लोग करवाए, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट फॉर्मेशन होगा, फिर जब एम्ब्रायो फॉर्मेशन होगा हम उसको मदर के बॉडी में ट्रांसप्लांट कर देंगे। ये कम्प्लीटली एक डिफरेंट प्रोसेस है। तो फिर अभी आप देखिए कि जो आइसोलेटेड रिएक्शंस है, ये एक आइसोलेटेड रिएक्शन हुआ। इन विट्रो मतलब बॉडी के बाहर परफॉर्म किया जा रहा है, ये भी आईवीएफ बॉडी के बाहर परफॉर्म किया जा रहा है। हाँ, दिस आर नॉट लिविंग थिंग्स। हाँ, इसको हम लोग लिविंग थिंग्स नहीं कह सकते, पर इन सभी रिएक्शंस को, जो भी एक सेल को हम सपोज एक कोई भी टिश्यू को कल्चर करेंगे, हाँ हम लोग एक प्लांट टिश्यू को एक आर्टिफिशियल कल्चर में हम लोग ग्रोथ करवाएंगे या उसका डिवीजन करवाएंगे, वो सभी चीज़ लिविंग थिंग्स नहीं कहलाता है, पर वो श्योरली लिविंग रिएक्शंस हम उन्हें कह सकते हैं। हम उन्हें श्योरली क्या कहेंगे, लिविंग रिएक्शंस कहेंगे। ये दोनों पॉइंट आप लोग कॉपी में अच्छे से नोट कर लीजिए, क्योंकि अगर क्वेश्चन देगा असर्शन रीजनिंग दे सकता है, यहाँ पर बहुत सारे एमसीक्यू ये थोड़ा घुमा के दे दिया, यहाँ पर नॉट के जगह आर श्योरली लिख दे सकता है, बहुत सारे करते हैं ऐसे। हाँ, क्वेश्चन आपको जब लास्ट लेक्चर होगा तो क्वेश्चन करवाऊंगा, तब देख लेना कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे केसेस आता है जहाँ पर यहाँ पर सिर्फ नॉट के जगह आर श्योरली लिख देगा। आप नोट कर लीजिए, आप नॉट के जगह अगर आप श्योरली लिख देंगे तो फिर ये रिएक्शन मतलब ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। यहाँ पर ऐसे स्टेटमेंट टाइप भी क्वेश्चन दे सकता है, असर्शन रीजनिंग भी दे सकता है। अभी तो नीट का नया वो ट्रेंड चालू हुआ है असर्शन रीजनिंग वाला, तो फिर यहाँ पर असर्शन रीजनिंग भी दे सकता है और स्टेटमेंट वाइज भी क्वेश्चन दे सकता है। ये दोनों पॉइंट बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको पूरा एकदम अच्छे से समझ लीजिए। अच्छा, अभी हम लोग देख लेते हैं फीचर्स ऑफ मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म के कुछ फीचर्स क्या क्या है। अच्छा, ऑकर इन एक्वस मीडियम, ये एक्वस मीडियम में ग्रो कर सकता है। एक्वस मीडियम कौन सा मीडियम होता है, कोई भी न्यूट्रिएंट मीडियम, मैक्सिमम ऑफ द न्यूट्रिएंट मीडियम एक्वस मीडियम होता है। हम जब भी, यहाँ पर मैंने आईवीएफ का एग्जांपल दिया था, यहाँ पर जो भी कल्चर मीडियम होगा वो लिक्विड मीडियम में ग्रो करेगा, कभी भी सॉलिड मीडियम में ग्रोथ नहीं हो सकता। तो फिर ऑकर इन मेटाबॉलिक रिएक्शंस ऑकर इन एक्वस मीडियम। अच्छा ठीक है, कैरिड आउट ऑफ एंजाइम्स, मैंने पहले ही बताया था, जो ए से लेकर बी में जा रहा था, फिर बी से लेकर सी में जा रहा था, सी से लेकर डी में जा रहा था। वैसे जो E1, E2, E3 उसको बताया था, वो फिर क्या E1, E2, E3 वहाँ पर क्या था, वहाँ पर एंजाइम्स था, तो वे कैरिड आउट बाय एंजाइम्स। ठीक है। अच्छा, कैन ऑकर आउटसाइड द सेल, सेल के बाहर हो सकता है। हाँ, आउटसाइड द सेल, सेल के बाहर हो सकता है, और इनसाइड द सेल, सेल के अंदर भी हो सकता है। जो भी रिएक्शंस या जो भी हम लोग काम आउटसाइड द सेल मतलब सेल को बॉडी से बाहर लेकर उसको एक आर्टिफिशियल कल्चर मीडियम में ग्रो कराएंगे या उसके साथ कुछ भी रिएक्शन करवाएंगे, उसको हम कहेंगे इन विट्रो। और जो भी इनसाइड द सेल होगा, जो भी रिएक्शन होगा या फिर इनसाइड द बॉडी जो भी रिएक्शन होगा, उसे हम कहेंगे इन विवो। इन विवो और इन विट्रो, इसको अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। और ये तो मैंने पहले ही बोला, बार बार बता दे रहा हूँ, ये स्टेटमेंट से क्वेश्चन एक श्योर शॉर्ट, अगर मेटाबॉलिज्म से क्वेश्चन आया तो इस दो स्टेटमेंट से श्योर शॉर्ट क्वेश्चन आएगा ही आएगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए। तो फिर अभी तक हमने जो भी कुछ मेटाबॉलिज्म के बारे में पढ़ा, उससे हम क्या बता सकते हैं। देखिए, मेटाबॉलिज्म सभी चीज़ों में होता है। ठीक है, ठीक है। मेटाबॉलिज्म
हम लोग मेटाबॉलिज्म के बारे में क्या क्या अभी तक देखे कि मेटाबॉलिज्म यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी होता है। हाँ, हम लोग यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को आउटसाइड में जाकर कल्चर कर सकते हैं, तो फिर मेटाबॉलिज्म फाउंड इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अच्छा, मेटाबॉलिज्म यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, मेटाबॉलिज्म मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। तो फिर हम लोग क्या ये वर्डिक्ट अभी नहीं दे सकते कि मेटाबॉलिज्म ऑल इंक्लूसिव डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, या फिर हम लोग बता सकते हैं कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन is a all inclusive defining property of लिविंग। तो फिर हम अभी मेटाबॉलिज्म को ऑल इंक्लूसिव डिफाइनिंग प्रॉपर्टी वर्डिक्ट दे सकते हैं। मतलब मेटाबॉलिज्म जिस किसी में भी पाया जाएगा, मेटाबॉलिज्म जिस ऑर्गेनिज्म में भी हम मेटाबॉलिज्म देखेंगे, जिस चीज़ में भी देखेंगे, उसको हम आँख बंद करके, उसको हम एकदम आँखों में पट्टी बांध के हम बता सकते हैं कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो फिर ऐसा ही होता है कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इज द ऑल इंक्लूसिव डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग। हाँ, चलिए, अब मेटाबॉलिज्म तो कंप्लीट हो गया। अब हम देखेंगे एक कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर, एक कॉम्प्लेक्स डिफाइनिंग प्रॉपर्टी अभी हम देखेंगे। उस चीज़ का नाम क्या है? कॉन्शियसनेस। देखिए, मैं पहले थोड़ा ब्रीफ कर देता हूँ, फिर लिखूँगा। कॉन्शियसनेस क्या चीज़ है? अब सभी ऑर्गेनिज्म को पकड़ लीजिए, ठीक है, प्लांट को पकड़ लीजिए, ह्यूमन को पकड़ लीजिए, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने लिए कॉन्शियस होता है। सभी को अपना भला पता है कि मेरा भला किस चीज़ में है। हाँ, आग में हाथ डालने से अगर हाथ जल जाएगा तो फिर वो चीज़ सभी को पता है। हाँ, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब ह्यूमंस थोड़ा एडवांस्ड है, पर सभी ऑर्गेनिज्म में उनके लेवल के अनुसार कॉन्शियसनेस प्रेजेंट है। अभी प्लांट को पकड़ लीजिए, एक एक्सपेरिमेंट तो आप सभी को पता होगा कि अगर एक क्रिपलिंग टाइप का प्लांट या फिर क्रीपर्स टाइप का प्लांट रख दिया जाए तो फिर वो सनलाइट की तरह ग्रोथ करेगा। एक वो एक्सपेरिमेंट हुआ। मतलब हम क्या समझ पा रहे हैं कि प्लांट एक स्टिमुलस जनरेट करता है अपने बॉडी में, जो कि वो सनलाइट को रिकॉग्नाइज करके उसके डायरेक्शन में ही ग्रोथ करता है। फिर रूट का ग्रोथ वाटर के डायरेक्शन में ही होगा। हाँ, फिर प्लांट्स का फोटो पीरियड, ये तो प्लांट्स के गया। फिर हम ह्यूमंस, ओनली ह्यूमंस आर सेल्फ कॉन्शियस। और कोई भी ऑर्गेनिज्म में जो टर्म मैंने बताया सेल्फ कॉन्शियसनेस, मतलब क्या है? हम लोग अपना भला समझ सकते हैं। कोई भी एक चिंटू का अगर एक पालतू डॉगी, पेट डॉग है, उसको वो स्कूल नहीं भेज देता कि, या फिर उसको वो खुद उसका पेट डॉग ऐसे उठकर स्कूल नहीं चला जाता, पर चिंटू जाता है। क्योंकि चिंटू को पता है क्या कि मुझे पढ़ाई लिखाई अच्छे से करना है, मुझे अच्छे से पढ़ के डॉक्टर बनना है या फिर इंजीनियर बनना है, कुछ भी चीज़ मुझे एक लाइफ में स्टैंड करना है। सिर्फ मुझे खाना पीना और लाइफ के अदर जो भी प्रोसेसेस है उसको ना करके अपने लिए या फिर दूसरों के लिए कुछ भी करना है। दैट इज़ कॉल्ड सेल्फ कॉन्शियसनेस। मतलब अपने लिए कॉन्शियस होना। एक डॉग के अंदर उतनी अभी डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, या फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म के अंदर, कोई भी एनिमल्स के अंदर उतना अभी मेंटल डेवलपमेंट भी नहीं हुआ है कि वो अपना भला या फिर सेल्फ कॉन्शियस हो सके। तो फिर चलिए लिख देते हैं कॉन्शियसनेस।
मैंने तो आपको पहले बता दिया कि कॉन्शियसनेस के बारे में थोड़ा रफली डिस्क्रिप्शन दे दिया। अब चलिए देख लेते हैं कि एनसीईआरटी में कॉन्शियसनेस के बारे में एग्जैक्टली क्या क्या बताया गया है। अच्छा, एनसीईआरटी में बताया गया कि एबिलिटी टू सेंस द एनवायरनमेंट इज द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इट इज़ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब यहाँ पर पता है अभी भी खोज चल रहा है कि मतलब ये इतना सरप्राइजिंग चीज़ है कि यहाँ पर एक स्टिमुलस रिसीव हुआ और कैसे ये विदिन सेकेंड्स ब्रेन में चला जाता है और ब्रेन भी उसको प्रोसेस करके वैसे ही एक रिस्पॉन्ड देता है। वो सबसे बोला गया है कि मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस ऑफ लिविंग। अच्छा, रिस्पॉन्ड टू एनवायरमेंटल स्टिमुली कुड बी फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। अच्छा, अगर कोई भी एनवायरमेंटल स्टिमुली सपोज मुझे यहाँ पर हाथ में गर्म लगा या फिर आग का थोड़ा हीट लगा, हाँ, तो फिर मैं क्या हाथ ऑटोमेटिकली ऐसे खींच लूँगा आग से या फिर हाथ जलने के लिए डाल दूँगा हाथ में, वैसा तो नहीं करूँगा, हाथ ऑटोमेटिकली मैं खींच लूँगा। तो फिर ये फिजिकल क्या, केमिकल, बॉडी में बहुत सारा केमिकल स्टिमुलस जनरेट होता है, हार्मोन्स हो गया और बहुत तरह के डाइजेस्टिव सिस्टम में भी बहुत सारा के केमिकल स्टिमुलस जनरेट होता है। किसी को अगर आपके सामने ऐसे एक बिरयानी या फिर कोई भी फूड, मैं बिरयानी पर्सनली बहुत पसंद करता हूँ, आपके सामने कोई भी फूड ऐसे रख दिया जाए तो फिर आप क्या करोगे, मतलब आपके सलाइवरी सिक्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे। तो फिर वो भी एक एग्जाम्पल है केमिकल स्टिमुलस का। और बायोलॉजिकल में तो बहुत कुछ है, जैसे फोटोपीरियड हो गया, सीजनल ब्रीडर्स का, बहुत सारे एग्जाम्पल्स है बायोलॉजिकल स्टिमुलस का। चलिए, ऑल द ऑर्गेनिज्म फ्रॉम प्रोकैरियोट टू यूकैरियोट कैन सेंस द एनवायरमेंटल क्लूज। प्रोकैरियोट फ्रॉम द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ तो आपको बेटर समझ में आ जाएगा। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में कुछ ईस्ट या फिर कुछ बैक्टीरिया अपने अंदर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग सिस्ट फॉर्मेशन करते हैं, जो भी एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होता है। वो सिस्ट क्यों फॉर्मेशन करता है, जब भी वो बैक्टीरिया सेंस करता है कि कंडीशन अनफेवरेबल है, एनवायरमेंटल कंडीशन अभी उसके फेवर में नहीं है या फिर एनवायरमेंटल कंडीशन अनफेवरेबल हो गया है, तभी वो क्या करता है, अपने चारों तरफ अपने पूरे आसपास एक सिस्ट का फॉर्मेशन करता है, जो कि उसे उस पर्टिकुलर अनफेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन में भी सर्वाइव करने में हेल्प करता है। तो फिर आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया कि कैसे प्रोकैरियोट में भी यूकैरियोट में भी एनवायरमेंटल सेंस करने की शक्ति है, कैन सेंस द क्लूज ऑफ द एनवायरमेंट। अच्छा, फोटोपीरियड कैन इफेक्ट सीजनल ब्रीडर्स। फोटोपीरियड क्या है, फोटोपीरियड हैज जो एबिलिटी टू सेंस डे और नाइट और एबिलिटी टू सेंस दैट द विंटर इज कमिंग एंड द समर इज गोइंग एंड द ऑल द एबिलिटी टू सेंस द सीजन्स, चेंज इन सीजन्स इज कॉल्ड फोटोपीरियड। ठीक है, फोटोपीरियड और अच्छे से हम लोग प्लांट फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे, फोटोपीरियड तभी पढ़ लेंगे। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। ऑल ऑर्गेनिज्म कैन हैंडल केमिकल्स एंटरिंग इन देयर बॉडी। सभी ऑर्गेनिज्म में ये एबिलिटी की है कि वो अपने बॉडी में जो भी केमिकल्स एंटर कर रहे हैं उसको प्रोसेस कर पाए। कोई भी आपको वैक्सीन लेने की ज़रूरत है तो डॉक्टर आपको वैक्सीन देता है, तो फिर हम क्या है, ऑल द ऑर्गेनिज्म, तो हम सभी ऑर्गेनिज्म बाहर से जो भी केमिकल्स एंटर कर रहे हैं हमारे बॉडी में वो हम सेंस कर सकते हैं। वी कैन सेंस और हैंडल केमिकल्स एंटरिंग इनसाइड आवर बॉडी। ठीक है, तो फिर अभी तक जो भी मैं कॉन्शियसनेस के संबंध में बोला, तो फिर उससे आप क्या वर्डिक्ट लगा सकते हैं, उससे हम ये समझ सकते हैं कि कॉन्शियसनेस एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लिविंग का। हम लोग जो भी ऑर्गेनिज्म या फिर जो भी ऑब्जेक्ट में हम लोग कॉन्शियसनेस देखेंगे, हम लोग जिसमें भी कॉन्शियसनेस देखेंगे, हम बता सकते हैं कि आँख बंद करके बता सकते हैं कि वो लिविंग है। हम कोई भी डाउट ना रख के बता सकते हैं कि वो चीज़ अभी लिविंग है। तो कॉन्शियसनेस हो गया कंप्लीट। आप इसका नोट कर लीजिए।
अब हम पढ़ेंगे पेशेंट इन कोमा। जो पेशेंट कोमा में एडमिट है या फिर जो पेशेंट कोमा के स्टेज में पहुंच गया है, उसके कुछ कैरेक्टर्स चलिए देख लेते हैं। पेशेंट लाइंग इन कोमा आर वर्चुअली सपोर्टेड बाय मशीन्स। हाँ, उस जो भी पेशेंट कोमा में पहुंच जाता है उसका प्रॉपरली कोई भी ऑर्गन वैसे काम नहीं करता। हाँ, कोई भी आप कोई भी ऑर्गन में आप हार्ट बोले, हाँ हार्ट में पेसमेकर लगाया होता है, मुझे उतना नहीं पता शायद। हाँ, फिर किडनी में शायद डायलेशन चलता है। हाँ, वैसे बहुत सी चीज़ें वो वर्चुअली सपोर्टेड रहता है बाय मशीन्स। अच्छा, पेशेंट इन कोमा आर हैव ब्रेन डेथ। क्योंकि जो भी पेशेंट कोमा में पहुंच जाता है उसका मतलब अपने आप थिंक करने का, ब्रेन का कैपेबिलिटी पूरी तरह से चले जाता है। हाँ, इसीलिए हम कह सकते हैं कि पेशेंट हु इज़ लाइंग इन कोमा हैव ब्रेन डेथ। अच्छा, पेशेंट डू नॉट हैव सेल्फ कॉन्शियसनेस। अच्छा, पेशेंट जो कोमा में अगर ब्रेन का थिंकिंग पावर ही चला गया तो फिर आप ही बताइए कि कोई भी स्टिमुलस अगर उस पेशेंट को दिया जाए, अगर उस पेशेंट को हीट दिया जाए या फिर एक थोड़ा पिंच किया जाए तो फिर वो पेशेंट रिएक्ट कैसे करेगा? क्योंकि उसका ब्रेन ही प्रॉपरली वर्क करना बंद कर दिया है, उसका ब्रेन ही प्रॉपरली काम करना बंद कर दिया है। तो फिर हम लोग बोल सकते हैं पेशेंट हु इज़ लाइंग इन कोमा डू नॉट हैव सेल्फ कॉन्शियसनेस। और एक पॉइंट जो एनसीईआरटी में लिखा गया है कि ये इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं और असर्शन रीजनिंग का तो मतलब ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। चलिए क्या लिखा गया है देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ सेलुलर ऑर्गेनेल्स आर नॉट प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द ऑर्गेनेल। प्रॉपर्टीज ऑफ सेलुलर ऑर्गेनेल आर नॉट प्रेजेंट in the molecular constituent of the organelle but arises as a result of interaction among the molecular component comprising the organelle। मतलब क्या बताया गया है, अब मैं थोड़ा समझा देता हूँ। अगर कोई भी ऑर्गेनेल आप समझ लीजिए, एग्जाम्पल ले लीजिए एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का। हाँ, अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का अलग मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम लोग स्टडी कैसे करते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन तैयार करेगा या फिर जो वेसिकल्स तैयार करेगा वो गोल्गी एपरेटस में जाकर पैकेजिंग का काम करेगा। मतलब गोल्गी एपरेटस एंडोमेम्ब्रेन में जो भी प्रोटीन फॉर्म हुआ वो गोल्गी एपरेटस में जाएगा पैकेजिंग के लिए। ये चीज़ अगर हम ऐसे सोचना शुरू करते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर क्या क्या है, क्या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किससे तैयार हो रहा है, हाँ, वैसे हम लोग कभी भी उसका प्रॉपर फंक्शन और या फिर उसका प्रॉपर रोल डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे। इसीलिए बोला गया है कि इंडिविजुअल कोई भी ऑर्गेनेल का वैसे हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते, वैसे हम लोग फंक्शन डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि उसका एग्जिस्टेंस मतलब हम कैसे डिटरमाइन करेंगे वो क्या काम कर रहा है, या वो और एक पर्टिकुलर ऑर्गेनेल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्गी एपरेटस के लिए क्या प्रोड्यूस कर रहा है, या फिर दूसरे जो भी ऑर्गेनेल है उनको क्या कैसे इफेक्ट कर रहा है, उससे ही हम उसका फंक्शन डिटरमाइन करेंगे। पर इंडिविजुअल कोई भी ऑर्गेनेल का हम वैसे फंक्शन डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे, उसका मॉलिक्यूलर कॉन्स्टिट्यूएंट या फिर वो किससे बना है वैसे हम डिसाइड या फिर वैसे हम डिटरमाइन नहीं कर सकते। हाँ, तो फिर और एक बार ये स्टेटमेंट में पढ़ देता हूँ। प्रॉपर्टीज ऑफ सेलुलर ऑर्गेनेल आर नॉट प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूलर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द ऑर्गेनेल बट अराइजेज एज अ रिजल्ट ऑफ इंटरैक्शन अमॉन्ग द मॉलिक्यूलर कंपोनेंट कंप्राइजिंग द ऑर्गेनेल। आई होप आपको ये स्टेटमेंट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप एक बार एनसीईआरटी पढ़ लीजिए तो फिर आपको और बेटर अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा, क्योंकि इससे असर्शन रीजन ये अच्छी तरह से नोट कर लीजिए, क्योंकि इससे असर्शन रीजनिंग आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। हाँ, यहाँ पर नॉट के जगह कुछ और एक ऑपोजिट आर पॉसिबल या फिर आर प्रेजेंट लिख देगा, नॉट हटा देगा और आप लोग ऐसे ही घूम जाओगे।
ऐसे ही होता है स्टूडेंट के साथ, क्योंकि उस प्रेशर मोमेंट में ये सब छोटी छोटी चीज़ें ही गलती हो जाती है। इसलिए अभी से अच्छे से देख लीजिए ये चीज़ और अच्छे से कॉपी में नोट कर लीजिए ताकि आप ना भूलें। ये पूरा स्टेटमेंट आप लोग एनसीईआरटी में ब्रैकेट कर लीजिए या फिर कॉपी में, जो भी आप कॉपी में नोट कर रहे हैं उस कॉपी में नोट कर लीजिए। सो आई होप एवरी वन ऑफ यू हैव टेकन द नोट्स ऑफ टुडेज लेक्चर। अगर आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है, अगर आपको किसी भी थ्रू आउट द लेक्चर आपको समझने में किसी भी जगह पर कोई भी डाउट्स है, तो आप मतलब ज़रूर कमेंट करें। आप कमेंट सेक्शन में उसको कमेंट कर दीजिए। मैं उन डाउट को, जो भी डाउट होगा, मैं उन डाउट को नेक्स्ट लेक्चर में ज़रूर सॉल्व कर दूंगा। नेक्स्ट लेक्चर लास्ट पार्ट में वो डाउट आपका ज़रूर सॉल्व हो जाएगा। आप एकदम निश्चित रहिए, बस आप लेक्चर का प्रॉपर नोट ले लीजिए और जो भी डाउट हो रहा है, जो भी थ्रू आउट द लेक्चर, जो भी पॉइंट, एक भी पॉइंट अगर आपको डाउट हुआ है तो फिर आप उसे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं उसे नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व कर दूंगा। एंड सभी को लेक्चर देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।